कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो टॉपिक है मेरे पास वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, उसमें मेरे पास जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज coordinate axis. Let P be any point with the coordinate x and y. P be any point with coordinate x and y. ये कोई P पॉइंट है आपके पास। P पॉइंट से x एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे और y एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। ये PL और ये PM। x एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एब्सिसा। x axis, this is called abscissa, and y axis, this is called ordinate, this is called ordinate। और अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो मेरे पास आता है कोऑर्डिनेट, और उस कोऑर्डिनेट को लिखते हैं हम एब्सिसा comma ordinate, this is called coordinate, and we write here P as the coordinate with x and y. X is called abscissa, this is called abscissa, and this is called ordinate। y axis, y axis को ordinate कहते हैं, x axis को abscissa कहते हैं। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा पहले लिखा जाएगा, ऑर्डिनेट बाद में लिखा जाएगा, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है बोथ एक्स एंड वाई पॉजिटिव। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज आल्सो पॉजिटिव। इन द सेकंड क्वाड्रेंट एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इन द थर्ड क्वाड्रेंट एक्स इज नेगेटिव, वाई इज नेगेटिव, and in the fourth quadrant x positive, y negative। ये नेचर ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास। एब्सिसा इज ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट इज आल्सो पॉजिटिव। इन द सेकंड क्वाड्रेंट एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। इन द थर्ड क्वाड्रेंट एब्सिसा एज वेल एज ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव। ये रिप्रेजेंटेशन आपने 10th क्लास में सभी ने रीड की होगी। उस एब्सिसा ऑर्डिनेट, दिस इज रेक्टेंगुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दे आर नोन एज रेक्टेंगुलर एक्सिस। ओ दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 0 होगा आपके पास। अभी हम स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 2 डायमेंशन का केस पढ़ रहे हैं। 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसे हम 12th क्लास में जाएंगे तो 3 डायमेंशन इन स्पेस पढ़ेंगे, दैट इज 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये 3 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस, दिस जेड एक्सिस। दिस इज ओरिजिन, पी बी एनी पॉइंट विद द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। तो आपके पास स्ट्रेट लाइन की कंडीशन होगी इन द स्पेस, स्ट्रेट लाइन इन द स्पेस। यहां आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन इन 2 डायमेंशन फॉर्म, दैट इज एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। जैसे आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स की कंडीशंस पढ़ी, नेचर ऑफ द क्वाड्रेंट हमने बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद आपने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पढ़ा होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। एक पॉइंट आपके पास x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या हो आपके पास x2 y2। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपने पढ़ा होगा, p क्या,
इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फॉर्मूला और 2 पॉइंट्स. और भी राइट इट एज p क्या, x1 को पहले लिख लें, x2 को बाद में, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर होल स्क्वायर द रूट. और भी राइट इट एज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स p क्या स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर. उस स्क्वायर रूट को लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट कर दिया हमने. तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस. जतिन, क्लास अटेंड करनी है तो तरीके से करो, अदरवाइज रहने दो. आप सभी बच्चे आराम से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी प्लीज आराम से ज्वाइन करें. दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर विद स्क्वायर द रूट. x2 माइनस x1 लिखे या आप x1 माइनस x2 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की टर्म है वो पॉजिटिव ही आएगी आपके पास. देन p क्या इज इक्वल टू दिस और p क्या स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. आपके पास आता है पॉइंट ऑन x एक्सिस. पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस, इसका मतलब है y कोऑर्डिनेट 0. वो कहता है पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस, दिस इंप्लाइज दैट x कोऑर्डिनेट 0. दिस इंप्लाइज दैट x कोऑर्डिनेट 0. पॉइंट ऑन x एक्सिस एज वेल एज पॉइंट ऑन y एक्सिस. ये आपके पास ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, this minus x axis, this y axis, this minus y axis. Then we say that the points on x axis, points on x axis, ये x axis आपके पास, पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी पॉइंट हो सकता है, इधर भी हो सकता है नेगेटिव एक्सिस के साथ. तो पॉइंट्स ऑन x axis, this is p1, this is p2, this is p3, this is p4, this p5. ये जो पॉइंट्स होगा, यहां y कोऑर्डिनेट 0 होगा आपके पास, ये x 0 होगा, ये भी x0 होगा, ये पॉइंट भी x0 होगा, ये पॉइंट भी आपके पास माइनस x0 और माइनस x0. दिस इज पॉइंट ऑन x एक्सिस. y कोऑर्डिनेट 0 आपके पास, y कोऑर्डिनेट 0. ये पॉइंट ऑन y एक्सिस, दिस पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट्स ऑन y एक्सिस. y एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा आपके पास, x कोऑर्डिनेट 0 होगा ऑन y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट 0 होगा आपके पास. बिलो द x एक्सिस है तो नेगेटिव होगा आपके पास ऑर्डिनेट. ये पॉइंट्स ऑन x एक्सिस और पॉइंट ऑन y एक्सिस, ये कंडीशन आपने रीड की होगी. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स भी आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में. 2 पॉइंट्स दे देगा, कंडीशन दे देगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स. तो फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा, नहीं भी पता तो एक रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं, आप उसको साथ साथ फॉलो करें. उसके बाद आपने पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला, वो आपके पास 2 केस थे. फर्स्ट था फॉर इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, और सेकंड था आपके पास फॉर एक्सटर्नल डिवीजन. सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन और फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा. कोई भी लाइन सेगमेंट आपके पास P क्या, be a line segment with the coordinates x1 y1 x2 y2 and point R divides, point R है x y, this divides P Q internally in the ratio m/n. लाइन सेगमेंट के अंदर है पॉइंट, जो लाइन सेगमेंट है उसके अंदर है पॉइंट.
ये पॉइंट आपके पास लाइन सेगमेंट के अंदर है। दिस पॉइंट आर डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली। लाइन सेगमेंट के अंदर पॉइंट होगा, इंटरनली कहलाएगा। पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लाइन सेगमेंट के अंदर होगा। दिस इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन। इंटरनल लाइन सेगमेंट के अंदर पॉइंट होगा, इसको डिवाइड करता वो m/n के अंदर। तो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू दिस m of x2 प्लस n of x1 अपॉन m प्लस n। m of x2 प्लस n of x1, इंटरनल है तो प्लस साइन आएगा। फॉर y सेम कंडीशन रहेगी, m of y2 n of y1 प्लस n of y1 अपॉन m प्लस n। दिस इज सेक्शन फॉर इंटरनल डिवीजन। रिवर्स प्रोसेस होता है आपके पास। फर्स्ट जो रेशियो होगा m, वो आपके पास क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे m of x2 प्लस n of x1 डिवाइड बाई m प्लस n, एंड m of y2 प्लस n of y1 डिवाइड बाई m प्लस n। दैट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवीजन पॉइंट्स। जो इंटरनली डिवाइड करा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास। इन केस ऑफ एक्सटर्नल, ये कोई लाइन सेगमेंट आपके पास पी क्या, ये आपके पास x1 है, ये y1 पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, पॉइंट r जो है वो उसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है। पॉइंट r लाइन सेगमेंट के बाहर है पॉइंट r xy divides the line segment PQ externally। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब बाहर, लाइन सेगमेंट से बाहर है पॉइंट, एक्सटर्नली डिवाइड करता है। कुछ चेंज नहीं होगा आपके पास। एक्सटर्नली डिवाइड्स इन द रेशियो m/n। एक्सटर्नली डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट यही है आपके पास, इस लाइन सेगमेंट से बाहर है पॉइंट, उसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा। m of x2 माइनस n of x1 अपॉन m माइनस n। फॉर एक्सटर्नल डिवीजन नेगेटिव साइन। m of x2 प्लस n of x1, m of x2 माइनस n of x1, और फॉर y m of y2 माइनस n of y1 अपॉन m माइनस n। दिस इज सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। दिस इज सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। इंटरनल का मतलब in लाइन सेगमेंट के अंदर हो पॉइंट, जो पॉइंट डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को, अगर वो लाइन सेगमेंट के अंदर है तो उसको इंटरनल डिवाइड करेगा, उसका रेशियो बता देगा आपको किस रेशियो में डिवाइड करता है। m/m1n है, m1/m2 है, या p/q है, या 2/3 है, वो कंडीशन आपको देगा, लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स देगा आपके पास। फॉर एक्सटर्नल x का मतलब बाहर, लाइन सेगमेंट से बाहर है पॉइंट, उसको एक्सटर्नल कहेंगे, तो सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा। एक्सटर्नल डिवाइड करेगा तो नेगेटिव साइन आए, इंटरनल डिवाइड करेगा तो पॉजिटिव साइन आपके पास। ये कंडीशन आप सभी को पता होनी चाहिए। उस कंडीशन के साथ ये सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिवीजन है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, लाइन सेगमेंट के अंदर है पॉइंट, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मिड पॉइंट, ये आपके पास ए बी लाइन सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, p divides xy in equal parts, p be the midpoint, p of xy be the midpoint of AB। मिड पॉइंट का मतलब है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज इक्वल रेशियो 1/1, सेम रेशियो है।
m की जगह 1 है, n की जगह भी 1 है, आप यहां पुट कर दें क्योंकि इंटरनली है, लाइन सेगमेंट के अंदर है पॉइंट, तो m की वैल्यू 1 रखें आप और n की वैल्यू 1 रखें आप, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, तो आपके पास क्या आया, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, m इज 1, n इज 1, तो y कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. Point P divides line segment AB into equal parts, that is P with the midpoint of line segment AB. तो 1:1 के इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा. P पॉइंट लाइन सेगमेंट के अंदर है, इसलिए इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले में m और n की वैल्यू को रिप्लेस किया मैंने 1:1, तो वहां से मेरे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला. ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा. ये सारे मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि जब हम टॉपिक पे आगे चलेंगे तो आपको कहीं भी ऐसा ना लगे कि ये चीजें हमें पता नहीं है. उसके बाद आता है नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC having vertices are given. Vertices, A वर्टेक्स आपके पास x1 y1, B वर्टेक्स आपके पास x2 y2 and C vertex is x3 y3. x3 y3. The vertices of a triangle are given. Vertices of a triangle, A वर्टेक्स आपके पास x1 y1 है, B वर्टेक्स आपके पास x2 y2 है, C वर्टेक्स आपके पास x3 y3. The vertices of a triangle, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए. एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इज इक्वल टू 10th में पढ़ा था आपने 1/2 फर्स्ट वर्टेक्स x1 y1, सेकेंड वर्टेक्स x2 y2, थर्ड वर्टेक्स x3 y3 एंड फर्स्ट इज x1 y1 रिपीट होगा. फर्स्ट वर्टेक्स A x1 y1, सेकेंड B x2 y2, थर्ड C x3 y3 एंड देन x1 y1 रिपीट. इसको एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास आएगा 1/2. पहले दो पार्ट देखिए आप, सिर्फ x1 y2 माइनस साइन x2 y1, फर्स्ट कंप्लीट. अब आप इसको भूल जाए, फर्स्ट x1 y1 को छोड़ दें आप, फिर प्लस साइन ले आप, प्लस. अब सेकंड ले x2 y3 माइनस x3 y2, फिर सेकंड को भी भूल जाए आप, दिस फर्स्ट और सेकंड x1 y1 x2 y2 दोनों को छोड़ दें आप, प्लस x3 y1 माइनस x1 y3. अपर साइड जाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा. दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल. फर्स्ट x1 y2 माइनस x2 y1, ये आपके पास पार्ट, फिर प्लस साइन, इस फर्स्ट को ओमिट कर दें आप, इस फर्स्ट को ओमिट कर दें, x2 y3 माइनस x3 y2, फिर प्लस साइन, सेकंड को भी ओमिट कर दें, फर्स्ट और सेकंड को, x3 y1 माइनस x1 y3. दिस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC. ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है, इसके बेस्ड क्वेश्चन भी आपने किए हैं. इसमें कॉर्नरी है, if 3 points lie on same straight line, if the 3 points lie on same straight line or points are collinear, तो उसमें पहला तो रिजल्ट है, अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हैं, if 3 points lie on the same line,
यह लाइन आपके पास पॉइंट ए ये आपके पास, पॉइंट बी ये है और पॉइंट सी ये है। उससे बोला 3 points lie on the line a straight line, 3 points lie on the same straight line और पॉइंट्स आर कॉलिनियर, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स। देन पहला तो होगा आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लें आप, और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 आता है तो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में होंगे, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रही आपके पास। 3 पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन में है तो उससे आपके पास ट्रायंगल नहीं बन रही है, और अगर ट्रायंगल नहीं बनेगी तो उस ट्रायंगल का एरिया 0 आएगा, और अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आता है तो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हैं और द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। दूसरा केस है, या फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकाल लें यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड ए बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट कर लें। बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें जो डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड ए सी, ए और सी के इन बिटवीन डिस्टेंस निकाल लें। ए बी का डिस्टेंस निकाल लें, बी सी का डिस्टेंस निकाल लें, ए सी का डिस्टेंस निकाल लें। एंड देन इफ 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर तो आपके पास पहला स्टेप होगा, अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हैं तो या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 होगा, या फिर किन्हीं दो का सम ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो, या फिर ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी हो, या फिर बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी हो। द सम ऑफ एनी टू is equal to remaining third, then we say that the points are collinear. वो आपसे दो बातें कहेगा, show that the points lie on the same straight line using distance formula। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से तो ये आएगा केस आपके पास कि नहीं, दो साइड्स का सम ए बी प्लस बी सी इक्वल टू रिमेनिंग थर्ड, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू रिमेनिंग थर्ड, और बी सी प्लस ए सी इक्वल टू रिमेनिंग थर्ड। उस केस में पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे, लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। या फिर दूसरा केस होगा, इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगी आपके पास। उन 3 पॉइंट्स की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें हम, और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल उस केस में 0 आता है तो आपके पास पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन और पॉइंट्स आर कॉलिनियर। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे दे देगा 3 वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, फर्स्ट वर्टेक्स लिख दिया उसने 2 3, सेकंड वर्टेक्स लिख दिया 1 और लेमडा, थर्ड वर्टेक्स लिख दिया उसने 4 5, और आपसे कह देगा कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा। जब 3 पॉइंट्स दिए, लेमडा की वैल्यू चाहिए, उस केस में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है उसको 0 के इक्वल पुट कर दें, बिकॉज 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। और अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो वहां से लेमडा अननोन एब्सिसाई और नेट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। या 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, बी सी का मतलब बी और सी का डिस्टेंस है, ए सी का मतलब है ए और सी के बीच का डिस्टेंस है। ए बी निकाल लें, बी सी और ए सी, किन्हीं दो साइड्स का सम इज इक्वल टू रिमेनिंग थर्ड, देन वी से दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। इस कॉलिनियर की कंडीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास। ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन। उसी के साथ आपके पास आया होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसी में आया होगा आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। विदाउट सेप आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होगा आपके पास, 4 पॉइंट्स दे देगा, x1 y1, सेकेंड पॉइंट इज x2 y2, थर्ड पॉइंट इज x3 y3, एंड फोर्थ पॉइंट इज x4 y4. The 4 points of a triangle are given, and if 4 points of a triangle are given, then मेरे पास कंडीशन होगी वहां से, ये क्वाड्रिलेटरल की शेप होगी आपके पास, A, B, C and D. This is x1 y1,
this is x2 y2, this is x3 y3, this is x4 y4. The four vertices of a quadrilateral are given, then find area of the quadrilateral. तो यहां लिखे आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, या तो इस AC को ज्वाइन कर लें आप, A को C से, ये ट्रायंगल फर्स्ट है, ये ट्रायंगल सेकंड है, आप लिख दें यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फाइंड आउट कर लेंगे हम, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल करके फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, वर्टिसेस है ABC, सेकंड ACD, तीनों ट्रायंगल्स के वर्टिसेस दे रखे हैं, इसका एरिया निकालना है, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, दोनों का सम कर दें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा आपके पास। इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं, दो ट्रायंगल्स बनेंगे आपके पास, दोनों का कंबाइंड एरिया निकाल करके दोनों का सम कर देंगे तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, दो ट्रायंगल्स फॉर्मेशन के साथ आएगा। ये भी आपसे पूछ सकता है वो आगे चल के कहीं। उसके बाद ट्रायंगल्स की नेचर आई थी आपके पास, उसमें सबसे पहले आता है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ये कोई ट्रायंगल आपके पास, दिस विद अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। What is circumcenter of the triangle? The point of concurrency of the perpendicular bisector. The perpendicular bisector, the perpendicular bisectors, perpendicular bisector of the sides, perpendicular bisectors of the sides of a triangle, of a triangle meet at a point, that is called circumcenter। AB BC AC, BC जो साइड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लें, इसका बाइसेक्टर, BC का बाइसेक्टर, AC का बाइसेक्टर और AB का बाइसेक्टर, जिस पॉइंट पे मीट करते हैं दिस इज कॉल्ड, ये सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल होगा आपके पास। This is circumcenter of the triangle. The perpendicular bisector of the sides, perpendicular bisector of the sides of a triangle meet at a point is called circumcenter of the triangle. This is O point होगा, OA, this is radius, OB, this is radius, OC, this is radius, OA is equal to OB is equal to OC is equal to radius of the circle। ये सर्कम सर्कल है। सर्कम ट्रायंगल से बाहर, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करे वो सर्कम सेंटर कहलाता है। कैसे ड्रॉ होता है सर्कम सेंटर? किन्हीं भी दो साइड्स के बाइसेक्टर ले लें, एनी टू साइड्स, AB BC और AC, तीन साइड्स हैं, तीन साइड्स में से किन्हीं भी दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, इस BC का बाइसेक्टर ले ले, AC का बाइसेक्टर ले ले, AB का, किन्हीं दो साइड्स का बाइसेक्टर ले ले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं, वो पॉइंट से आप एक सर्कम सेंटर ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कम सर्कल, और ये कहलाएगा O इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। दिस इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज O, वो आपके पास सर्कम सेंटर कहलाएगा। और ये जो पॉइंट होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा, OA OB OC। सर्कम सेंटर से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा, बिकॉज रेडियस होगा आपके पास। उसके बाद आता है इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर
पहले आया मेरे पास सरकम सेंटर, उसके बाद मेरे पास आया इन सेंटर। सरकम सेंटर और इन सेंटर दोनों में फर्क है। इनका मतलब अंदर है, सरकम ट्रायंगल से बाहर, वो आपके पास इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। द बाइसेक्टर्स, द एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स of a triangle, angle bisector of a triangle meet at a point. The angle bisectors of a triangle meet at a point. ले लिया ना? Meet at a point is called in center. In center of triangle. देखिए क्या होगा इन सेंटर। ये कोई ट्रायंगल है, इसका मैट्रिक्स ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, ये b है x2 y2, c है x3 y3। पहले थोड़ा सा ध्यान दें आप, एंगल ए के जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल ए कहलाएगी। कैपिटल एबीसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एबीसी साइड को रिप्रेजेंट करेगा। एंगल ए के अपोजिट साइड बीसी, बीसी इज इक्वल टू ए है आपके पास। एंगल बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी कहलाएगी। स्मॉल बी, एसी इज इक्वल टू बी। एसी डिस्टेंस फॉर्मूले से एसी निकाल लेंगे आप, जो डिस्टेंस फॉर्मूले से एसी आएगा वो बी के इक्वल होगा, साइड होगी आपके पास। एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी इज इक्वल टू सी। तो यहां कैपिटल एबीसी रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को और स्मॉल एबीसी रिप्रेजेंट करता है साइड्स को। ये साइड्स होंगी आपके पास, राइट। अब मैंने बोला यहां पे द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल, ये एंगल है, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल बी का बाइसेक्टर, इस एंगल सी का बाइसेक्टर एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं। द इंटरनल बाइसेक्टर, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स, ये कह दे आप। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, the internal bisectors of the angles of a triangle meet at a point. Meet at a point is called in center of the triangle. और ये क्या लाएगा आपके पास इन सेंटर, ये इन सेंटर होगा दिस। ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल होगा दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। यहां पे, यहां से ये ओ है आपके पास इन सेंटर, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एल है ये एम है और ये एन है। ये रेडियस होगा आपके पास, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज कॉल्ड इन सेंटर। तो आपको पता होना चाहिए इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल से मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इन सेंटर ओ है मेरे पास, उसके कोऑर्डिनेट्स ए ऑफ x1 प्लस इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इसको आप आई से लिख लें, आई फॉर इन सेंटर कह दें आप, आई फॉर इन सेंटर। ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास। जो एंगल्स आपके पास, इस कैपिटल ए एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर हो गया, कैपिटल बी एंगल का बाइसेक्टर हो गया, सी का बाइसेक्टर। कैपिटल एबीसी रिप्रेजेंट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स एंड स्मॉल एबीसी रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट मेरे पास होगा दिस ए x1 प्लस ए x2 प्लस ए x3। व्हाट इज ए? द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स BC। BC इज इक्वल टू ए है एंड दिस इज साइड।
AC is B, this is side, and BAB is equal to C, this is side. AX1 plus BX2 plus CX3 upon A plus B plus C, and similarly AY1 plus BY2 plus CY3 upon A plus B plus C. This is the in center of the triangle. ये भी शायद आपने पढ़ा हो 10th क्लास में. इन सेंटर, सरकम सेंटर. सरकम सेंटर ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल ड्रॉ करते हैं उसको सरकम सर्कल कहते हैं, और वो सरकम सेंटर कहलाता है. ट्रायंगल के अंदर जो साइड्स को टच करेगा वो इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल कहलाएगा. इन सेंटर कब ड्रॉ होगा? जब एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल में दो तरह के बाइसेक्टर हैं. अगर मैं इस साइड्स को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं तो ये एक्सटर्नल हो गया, तो एक्सटर्नल का बाइसेक्टर आपके पास दिस, इसको आगे इंक्रीज करें ये बाइसेक्टर हो गया, इसको आगे इंक्रीज करें ये बाइसेक्टर हो गया, तो वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है. मैंने बोला इंटरनल बाइसेक्टर्स. इंटरनल, ये इंटरनल बाइसेक्टर है, ये इंटरनल बाइसेक्टर है, ये इंटरनल बाइसेक्टर है. किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल बाइसेक्टर अगर किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं तो इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल कहलाता है. और इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये होगा आपके पास इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स AX1 plus BX2 plus CX3, small ABC sides of the triangle, X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3, they are the coordinates of the triangle. और इसी के साथ आता है मेरे पास circumcenter, incenter and centroid of the triangles. ये तीनों चारों बातें आपको पता होनी चाहिए. सर्कमसेंटर क्या होता है, इंसेंटर क्या होता है, और सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है. ये तीनों के तीनों आगे चल के जैसी स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन में यूज होते हैं. फिर ये इनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह पूछता है, वर्टेक्स पूछता है, उस कंडीशन से यूज होंगे ये. नेक्स्ट है मेरे पास सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल्स. सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, centroid. The medians of a triangles meet at a point. The medians of a triangle, medians of a triangle meet at a point. Meet at a point. What is median? Median हमारे पास the points in the ratio 2:1. This is called centroid. देखिए ये ट्रायंगल आपके पास A, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, B इसका कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2 y2, C x3 y3. The vertices of a triangle are given. Then medians of a triangle in the ratio 2:1. AD मीडियन आपके पास, AD इज मीडियन. BE दिस इज मीडियन, BE इज मीडियन, एंड CF इज आल्सो मीडियन. CF दिस इज मीडियन. ये रेशियो 2 है, ये रेशियो 1 है. This 2, this ratio 1, this 2, this ratio 1, and this is called G, centroid. This is called centroid of the triangle. Median of a triangle, it divides the median in the ratio 2:1. 2:1 में डिवाइड करता है. ये G centroid आपके पास. The medians of a triangle meet at a point. AD median है, BE median है, CF median है, and medians of a triangle meet at a point that is called centroid of the triangle. And the coordinates of the centroid of the triangle G, G के coordinates होंगे आपके पास x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. 3 कहां से आया? 2 plus 1, 3 है ये लाइन सेगमेंट हुआ आपके पास x1 plus x2 plus x3 upon 2 plus 1, 3. इसी तरह y1 plus y2 plus y3 upon 3. दिस इज नॉन एज सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल. ये बेसिक रिजल्ट था जो कि 10th क्लास में आपने जरूर रीड किया होगा. फिर भी किसी बच्चे ने रीड नहीं किया हो तो मैंने सारा रिकैप्चुलेट करवा दिया है कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं. डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन.
उसके बाद मेरे पास आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल की कंडीशन हमने बता दी। अब मेरे पास जो टॉपिक स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट करना है आपने स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले आता है स्लोप ऑफ ए नॉन वर्टिकल लाइन। मैंने बोला नॉन वर्टिकल लाइन। दो तरह के लाइंस आपके पास, एक वर्टिकल एक नॉन वर्टिकल। देखिए ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ऐसा ही केस इधर फॉलो कर दिया मैंने। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, राइट। मैंने कहा नॉन वर्टिकल लाइन, नॉन वर्टिकल। ये कोई लाइन है, इसको L1 कह दिया। ये कोई लाइन है L2 कह दिया। ये कोई लाइन है L3 कह दिया। ऑल आर नॉन वर्टिकल लाइंस, ऑल आर नॉन वर्टिकल लाइन। वाई एक्सिस, वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश, दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन। एंड दिस L1 नॉन वर्टिकल, स्लोप थोड़ा सा टेढ़ा जो होगा वो स्लोप कहलाएगी। दिस लाइन, दिस एंगल थीटा इंक्लाइन कर रही है, दिस एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा। This theta is called, theta is angle, inclination or direction, right? थीटा को हम एंगल भी बोल सकते हैं, इंक्लिनेशन भी और डायरेक्शन भी। देन ये भी नॉन वर्टिकल लाइन है, तो फिर एंगल ये होगा आपके पास, दिस एंगल, दिस थीटा। एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, थीटा। दिस एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये जो एंगल बना आपके पास, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, ये इसके साथ है। ये भी नॉन वर्टिकल लाइन है, दिस इज नॉन वर्टिकल लाइन, नॉन वर्टिकल लाइन। तो यहां से जो मैं बात बताना चाहता हूं वो आती है स्लोप। स्लोप वर्टिकल लाइन की स्लोप डिफाइन नहीं होगी, नॉन वर्टिकल लाइन की स्लोप डिफाइन होगी। तो स्लोप जो होगी मेरे पास वो होगी स्लोप, दिस इज इक्वल टू ग्रेडियंट, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, tan theta, and this is represented as m. M is called slope or gradient. इस नॉन वर्टिकल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले ले आप, कोई भी पॉइंट ले ले, आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया मैंने यहां पे, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स और वाई। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये पी एम हो गया। इसको थोड़ी देर के लिए रिप्रेजेंट कर ले आप एन पॉइंट, इस पॉइंट को, द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। ये लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटती है उसको कोई भी नाम दे दे आप, मैंने उसको एन कह दिया। और इस नॉन वर्टिकल लाइन के ऊपर आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, और इस पॉइंट की नेचर कहीं भी हो सकती है, यहां भी हो सकता 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 है, इधर भी हो सकता है। नॉन वर्टिकल लाइन के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, वो नॉन वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया, और जो आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन एक्स एक्सिस। तो मेरे पास एक ट्रायंगल बनी, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल पी एन एम, इन राइट ट्रायंगल पी एन एम, राइट। मेरे को चाहिए ग्रेडियंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस
दिस इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन टेंजेंट थीटा। और ये टेन थीटा जो है ये क्या कहलाई, स्लोप कहलाई मेरे पास। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। m इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप, दैट इज स्लोप ऑफ ए नॉन वर्टिकल लाइन। किसी भी नॉन वर्टिकल लाइन की जो कंडीशन होगी वो स्लोप से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम m से कहेंगे, ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। m इज इक्वल टू टेन थीटा। ये भी आपके पास नॉन वर्टिकल लाइन है, तो ये जो एंगल बना आपके पास, ये एंगल होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, यहां भी स्लोप कहलाएगी। अब थीटा की नेचर चेंज हो सकती है। थीटा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थीटा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थीटा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थीटा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो वो डायरेक्शन, इंक्लिनेशन या एंगल कहलाएगा थीटा। थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन एंगल और डायरेक्शन। अब यह बात आती है कि अगर ये स्लोप, ये जो नॉन वर्टिकल लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, तो मैं यहां लिख देता हूं, इसको हटा देता है। इफ द नॉन वर्टिकल लाइन, if the non-vertical line parallel to x axis, मैंने कहा कि ये नॉन वर्टिकल लाइन है ये, और ये उठ करके यहां आ जाए, दिस एम्प्लाइज दैट डायरेक्शन है नहीं आपके पास, थीटा जीरो हो गया। जब ये लाइन उठ करके यहां आएगी, इसके पैरेलल आएगी, तो ये थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस थीटा जीरो होगा। देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया। इफ ए नॉन वर्टिकल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्लोप? स्लोप आपके पास 0 होगी, क्योंकि tan 0 0 होता है। सेकंड केस, इफ the non-vertical line, if the non-vertical line parallel to y-axis or perpendicular to x-axis, both are same। मैंने लिखा नॉन वर्टिकल लाइन, ये नॉन वर्टिकल लाइन है, वो कह रहा है पैरेलल टू y-axis, ये लाइन यहां से उठ करके और यहां आ जाए, y-axis के पैरेलल आ जाए, ऐसे आ जाए, तो y एक्सिस के पैरेलल हो गई, या x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाए, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। इसका मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर y एक्सिस के पैरेलल होगी तो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, थीटा 90 होगा, एंड देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेंजेंट 90 and this is equal to not defined, this is equal to not defined। तो यहां से क्या निकल के आया कि वर्टिकल लाइन की जो स्लोप है वो कभी डिफाइन नहीं होगी। स्लोप इज ऑलवेज नॉन वर्टिकल लाइन, द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड। नॉन वर्टिकल लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, ये नॉन वर्टिकल लाइन थी, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो गई, दिस पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल, तो थीटा आपके पास डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री हो गई, और टेंजेंट 90, दिस इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो वर्टिकल लाइन की स्लोप कभी भी डिफाइन नहीं होगी, और थीटा अगर मेरे पास डायरेक्शन जो है 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि जो लाइन है, जो नॉन वर्टिकल लाइन है, वो y एक्सिस के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है x एक्सिस के ऊपर, ये x एक्सिस है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, राइट। नॉन वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। नॉन वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। ये दोनों बातें पूछ सकता है वो। अगर स्लोप आपके पास इस तरह से होगी तो आपके पास क्या कंडीशन होगी? तो स्लोप ऑफ ए वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड एंड स्लोप ऑफ ए नॉन वर्टिकल लाइन इज डिफाइंड, राइट। अब बात आती है कि लाइन जो है वो फर्स्ट, नॉन वर्टिकल लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्लोप? इफ द नॉन वर्टिकल लाइन
if non-vertical line in the first quadrant, non-vertical line first quadrant में हो, then slope is positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो थीटा क्या होगा? थीटा जो होगा वो 90 से लेस होगा, 0 से ग्रेटर होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लेस देन 90 ग्रेटर देन 0। उस केस में क्या कंडीशन होगी हमारे पास? थीटा जो है 90 से लेस होगा, 0 से ग्रेटर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो स्लोप m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये स्लोप होती है आपके पास। थीटा 90 से लेस पुट करें, 0 से ग्रेटर, जितनी भी स्लोप आएगी आपके पास वो पॉजिटिव आएगी। स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट इफ नॉन वर्टिकल लाइन lies in the second quadrant, अब आप बात करो सेकंड क्वाड्रेंट की, देन स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होगी बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट थीटा 180 से लेस है, 90 से ग्रेटर है, ये कंडीशन है। 90 से ग्रेटर, 180 से लेस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने लिखा स्लोप उसकी क्या होगी? नेगेटिव होगी। राइट? अब आपसे कैसे पूछेगा क्वेश्चन वो? नॉन वर्टिकल लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, स्लोप की नेचर क्या होगी और एंगल की नेचर क्या होगी? तो आप बोलेंगे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नॉन वर्टिकल लाइन लाई करती है तो थीटा जो होगा आपके पास वो एक्यूट होगा। थीटा इज एक्यूट, then slope is positive. And in case of if non-vertical line is a second quadrant, then theta is obtuse. और थीटा अगर obtuse है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट नेगेटिव होता है आपके पास, तो वहां पे स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां से नॉन वर्टिकल के केस से 4 बातें आपको मैंने बताई हैं। नॉन वर्टिकल लाइन की स्लोप होती है tan थीटा, उसको m से लिखते हैं ग्रेडियंट ऑफ थीटा। नॉन वर्टिकल लाइन, अगर नॉन वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 होगी, और अगर नॉन वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप इज नॉट डिफाइंड। नंबर 3, नॉन वर्टिकल लाइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो यहां जो थीटा है, इंक्लिनेशन है, वो आपके पास एक्यूट है, और अगर थीटा एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव है। और अगर नॉन वर्टिकल लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा आपके पास क्या है? ऑब्ट्यूस है, और थीटा अगर ऑब्ट्यूस है तो स्लोप आपके पास नेगेटिव है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए नॉन वर्टिकल लाइन इन केस ऑफ दिस। उसके बाद आता है स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट। यहां हमने जब इंक्लिनेशन गिवन होगा तो स्लोप की नेचर क्या होगी? वो m इज इक्वल टू tan थीटा होगा आपके पास। उसके बाद आया मेरे पास स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट। कोई लाइन सेगमेंट है, उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है आपने। ये सारे रिजल्ट्स 12th में भी यूज होंगे एज इट इज। स्ट्रेट लाइन 12th क्लास में भी है, 11th में 2 डायमेंशन में, 12th में 3 डायमेंशन में है, लेकिन जो स्ट्रेट लाइंस की नेचर्स हैं वो सारी एज इट इज यूज होंगी आपके पास। उसके बाद आता है स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट। स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट होगा उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है आपने। तो क्या होगी स्लोप? देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस है, ये कोई नॉन वर्टिकल लाइन है, ये कोई नॉन वर्टिकल लाइन है।
दिस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक पॉइंट P आपके पास, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, एक Q आपके पास x2 y2। इस सेगमेंट की स्लोप चाहिए मेरे को P Q, ये जो सेगमेंट बना इसकी स्लोप चाहिए मेरे को, इसकी स्लोप P Q, ये जो सेगमेंट है इसकी स्लोप चाहिए। मैंने लिखा है स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट P Q है। ये कोई नॉन वर्टिकल लाइन है, इस नॉन वर्टिकल लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स होंगे तो सेगमेंट कहलाएगा। P Q भी ए लाइन सेगमेंट, राइट। इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले एक्स एक्सिस के ऊपर, इसको L कह दें। Q